एक्सरसाइज 1.2। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कवर करने हैं। कुछ 2-3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने एक्सरसाइज 1.1 के साथ कवर किए थे। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो जाके देख लें। उसके स्टार्ट के कोई 7-8 मिनट के तक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज देखते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और इस लेक्चर के साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क सिर्फ एक ही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, यानी उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमने पता कैसे करना है? ऑर्डर अगर हम लिखें तो इसका ऑर्डर है 2/2, और इसका ऑर्डर है 1/1, इसका ऑर्डर है 1/3। अगर हम इस क्रॉस के इस तरफ और उस तरफ देखें, दोनों सेम है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर 1/3 है या 3/1 है या 2/3 है या 3/2 है, ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये था सिंपल। अब इसके बाद आएगा मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के लिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बनाया है? क्योंकि मेन डायगोनल के हवाले से जितने भी टाइप्स आते हैं मैट्रिक्स के, उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना लाजमी है। तो ये चीज़ें सारी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़नी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टॉप लेफ़्ट से आपने शुरू करना है। टॉप लेफ़्ट ये है, लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर वाला ये हो गया टॉप लेफ़्ट, और ये है सबसे बॉटम नीचे वाला राइट साइड पे, तो ये हो गया बॉटम राइट। यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये आते हैं मेन डायगोनल में, और ये है हमारा मेन डायगोनल टॉप लेफ़्ट से लेके बॉटम राइट तक। अगर मेन डायगोनल और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप समझ गए हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को समझना इंतहाई आसान है। तो डायगोनल हमारा क्या था? मेन डायगोनल ये था कि टॉप लेफ़्ट से शुरू होके राइट बॉटम तक जाता है। तो ये है हमारा मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो हों तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ डायगोनल के अंदर ही नॉन ज़ीरो हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो मतलब मेन डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे। बाकी आसपास अगर 2/2 मैट्रिक्स है या 3/3 है तो सब के अंदर मेन डायगोनल के अलावा सारी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये देख लें, ये मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स को समझ गए हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझना आसान है, बल्कि समझने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सिंपल है। तो मैं इधर एक डायगोनल मैट्रिक्स ही लिख लेता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, मैट्रिक्स ही है। तो मैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। मैं इधर स्केलर लिखता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? तो उसमें भी डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अंदर एक ही एलिमेंट होता है, 2 होता है। अगर 2/2 ऑर्डर का है तो इस तरह होगा, अगर 3/3 ऑर्डर का है तो इस तरह आएगा मेन डायगोनल के अंदर। तो ये है हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स जो कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। और अगर यही मेन डायगोनल के अंदर सेम भी हैं लेकिन सिर्फ 1 आ जाए, जैसे बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं लेकिन मेन डायगोनल के अंदर एक ओनली 1 है, इस तरह यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो अगर इसको, इसका 2/2 ऑर्डर है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है, और ये 2/2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर ये 3/3 हो जाए तो भी इसी तरह ही आएगा। ये मेन डायगोनल में सारे 1 आएंगे, बाकी सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 कहा जाएगा।
तो इसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने कैसे लेना है, अगर एक मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लेंगे तो ए माइनस ए बन जाएगा। अगर वो ऑलरेडी वो मैट्रिक्स नेगेटिव है, नेगेटिव का हम नेगेटिव ले लेंगे तो वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, अगर मैं इसका इधर नेगेटिव ले लेता हूँ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम इसको कैसे करते हैं, तो इस तरह सिंपली क्या करते हैं कि अगर जितने भी इधर साइंस हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है और ज़ीरो के साथ प्लस माइनस मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे अगर सिर्फ साइंस हमने चेंज करने हैं, प्लस को इधर मैं माइनस करता हूँ, ये भी प्लस है तो इसको भी मैं इधर माइनस करता हूँ, और ये ऑलरेडी माइनस है इसको मैं प्लस करता हूँ, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास ए है तो ये है होगा नेगेटिव ऑफ ए। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेने के लिए सिर्फ हमने जस्ट साइंस चेंज किए, जस्ट चेंजिंग द साइंस ऑफ each and every entry in the matrix, each and every entry inside the matrix। और वो हमने क्या करना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव कर देने हैं, अगर नेगेटिव हैं तो उनको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है। तो ये होगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो अब बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, तो रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ के अंदर चेंज करते हैं, यानी रोज़ को कॉलम्स बनाते हैं और कॉलम्स को रोज़ बनाते हैं। तो हमने कैसे करना होगा, अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर लेना हो तो उसका ये रो नंबर 1 जो है ये कॉलम नंबर 1 बन जाएगा। ये रो नंबर 1 है, यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1 बन जाएगा, और ये है रो नंबर 2, ये बन जाएगा कॉलम नंबर 2। तो 3 2 1 4 बन गया 3 1 2 4। तो ये मेन डायगनल के यहाँ मेन डायगनल की बात हम नहीं करते, सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अगर ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो ये मेरे पास इक्वल होगा मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के। तो ये मेरे पास 1/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो ये 1 रो है, ये हमारे पास कहलाता है रो मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा सिंपली। तो ये एक ही रो है, इस एक ही रो को हम एक ही कॉलम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और अगर कॉलम में कन्वर्ट हो गया, इसका ऑर्डर था 1/3 तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1, यानी ये दोनों आपस में चेंज हो गए। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले हम देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये है, अगर ए ट्रांसपोज हमारे पास वापस ए के बराबर आ जाए, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो मैं इधर फर्स्ट रो को कन्वर्ट करता हूँ फर्स्ट कॉलम में, 1 3 इसको मैं बनाता हूँ फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाता हूँ, 3 5 इसको मैं सेकंड कॉलम बनाता हूँ, 3 5। अगर हम यहाँ देखें तो 1 3 3 5 1 3 3 5, यानी हमने देख लिया कि ट्रांसपोज लेने के बाद इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी हम दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक खूबी ये भी होती है कि यहाँ पे मेन डायगोनल तो ये होता है, मेन डायगोनल के अलावा ये वाली डायगोनल जो है इसके एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये एग्जांपल मैंने ले लिया है। तो उसके लिए जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो एंट्रीज सारी ज़ीरो होंगी, उसके अलावा जो अपोजिट डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके आपस में साइंस ऑपोजिट होंगे। ये माइनस है तो ये +5 है। अगर मैं इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ 0 5, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ -5 0, मैं इधर लिखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज किए गए हैं। और अगर हम साइन चेंज करते थे तो वो क्या था, पहले ही कुछ मिनट पहले हमने पढ़ लिया कि वो होता था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इसका किसी ने साइन चेंज किए हैं नेगेटिव,
तो ए ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के बराबर आ जाए तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि इसके साइंस चेंज किए गए हैं, ये माइनस था प्लस किया है और ये प्लस था माइनस किया है। तो इसका अगर हम दोबारा से नेगेटिव ले लेंगे तो ये वापस ये आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करने के बाद हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों तकरीबन इन तीनों में हमने सेम काम करना है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग। ये मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, तो इन मैट्रिसेस में ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के मैट्रिसेस लिखे हैं। तो इनके अंदर हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह इन चीज़ों को अलग अलग कर लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 1 के इधर लिखे हुए हैं, तो मैं इधर इनके आंसर लिख लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा पुश करता हूँ, आगे पुश किया मैंने, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, तो मैं इधर लिख लूँगा क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास है मैट्रिक्स ए और इधर मेरे पास है, आप लोग इक्वल टू 0 0 0 इस तरह इधर दोबारा आंसर में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल्स 0 0 0 0। और हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स ए और ई, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ई कि जिस एलिमेंट के अंदर सारी एंट्रीज, सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर नल मैट्रिसेस। तो ये आ गई मेरे पास नल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो इसके बाद मैं लिख लेता हूँ इधर, थोड़ा और पुश कर रहा हूँ इसको, तो मैट्रिक्स ए और ई का नल मैट्रिसेस ये तो हो गया। तो इसके बाद नंबर है मैट्रिक्स बी का। मैट्रिक्स बी, पहले मैट्रिक्स बी मैं इधर लिखता हूँ, मैट्रिक्स बी मेरे पास बराबर है 2 3 और 4। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि बी इज़ अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है और जिसके मैट्रिक्स के अंदर रो एक ही हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरह अगर एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मेरे पास कॉलम मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, एक है सी जो कि है 4 0 6 और एक है एफ जो कि है 5 6 और 7। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि सी एंड एफ आर कॉलम मैट्रिसेस। तो हमारे पास रह गई डी, सी और एफ हो गए, सिर्फ डी हमारे पास रह गया। तो मैं इधर डी लिख लेता हूँ, डी हमारे पास बराबर है 1 0 0 1, 0 0 1 के बराबर है। तो 1 0 0 1, तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि मैट्रिक्स डी इज़ अ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट स्लैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि हमने कहा था कि पहले भी हमने पढ़ा कि मेन डायगोनल के अंदर अगर सारे एलिमेंट्स यानी 1 है, हर जगह पे 1 है और बाकी सब 0 हैं, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस मैं उधर नोट कर लेता हूँ, तो डायरेक्ट मैं उनके इधर आंसर्स लिख लेता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स क्या हैं।
तो ये मैंने आंसर लिखा है, ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिए गए हैं। तो ये मेरे पास इस तरफ मैट्रिक्स लिखा है, इस तरफ मैंने इसकी टाइप लिखनी है कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, और सेम यहाँ पर भी मैट्रिक्स है, इधर हमने टाइप्स लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे पास है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देख लें तो इस तरफ नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपस में सेम नहीं है। तो ये मेरे पास हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं पार्ट 1 के लिए लिखता हूँ कि ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 1 एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और पार्ट 2 के अंदर अगर हम देख लें तो पार्ट 2 के अंदर क्या है कि एक ही कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और अगर पार्ट 3 के अंदर हम देख लें, पार्ट 3 के अंदर क्या है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, ऑर्डर 2/2 है। तो ये मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इधर हम देख लें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, ऊपर से डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल के अंदर दोनों जगह पर 1 मौजूद है। तो इसको हम कहेंगे कि पार्ट 4 के अंदर जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसी तरह यहाँ पर हम अगर देख लेते हैं तो ये भी ऑर्डर जो है 2/3 है। ये जिस तरह 3/2 ऑर्डर का था, सॉरी 2/3 ऑर्डर का था, तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3/2 नंबर ऑफ़ कॉलम और रोज सेम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो मैट्रिक्स दिया गया है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और सेम जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक ही रो है इसके अंदर, तो ये हम कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। आप लोग स्पेलिंग्स वगैरह पूरा लिखे हैं, तो यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने पूरा इधर स्पेलिंग्स वगैरह नहीं लिखे हैं। तो ये फिर से एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही कॉलम है। तो मैं इसको इधर लिखता हूँ कि ये मेरे पास है कॉलम मैट्रिक्स। और ये जो है ये मेरे पास 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? 3 रोज़ इसके अंदर हैं और 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो ये मैट्रिक्स नंबर 8, पार्ट नंबर 8 के अंदर जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर है 3/3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। और ये इसके अंदर सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो इसको हम सिंपली नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स लिखते हैं, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इधर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें हमने कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह जो भी इसके अंदर मौजूद हैं वो इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरफ मैंने आंसर के नीचे मैट्रिक्स लिखा है और इस तरफ मैंने टाइप लिखा है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करने हैं। तो हमने लिखा कैसे, किस तरह है लिखना है, तो ये है। तो इसको अगर हम देख लें तो इसकी मेन डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सब ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल के अंदर भी हमने देखना है कि अगर इसके सारे एलिमेंट सेम हैं या नहीं है। तो इसके सेम हैं, अगर सारे एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अंदर सेम हैं, बाकी सब ज़ीरो हैं, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पार्ट 1 का आ गया स्केलर मैट्रिक्स। पार्ट 2 का हम देख लेते हैं। तो ये सिंपली हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? सारे ज़ीरो हैं, बाकी मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं लेकिन नॉन ज़ीरो हैं। तो इसको हम सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, इसको सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इस तरफ पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है मेन डायगोनल के अलावा सारी ज़ीरो हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन इसके अंदर जो मेन डायगोनल में जो है सिर्फ 1 और 1 दिया गया है, जहाँ पर 1 हो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगर देख लें तो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं और सिर्फ मेन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। और अगर मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो
तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और इसको देखने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3 हमारे पास 2 होता है, 1 + 1 भी 2 होता है, और 0 0 बाकी सब 0 हैं। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन दोनों सेम है। डायगोनल के अंदर दोनों सेम हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और बाकी सब 0 हों, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पार्ट नंबर 5 का हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फॉलोइंग मैट्रिसेस, नेगेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन सब के नेगेटिव्स फाइंड करने हैं। नेगेटिव का क्या मतलब है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन प्लस से माइनस कर देने हैं, और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। तो मैं इधर इसी क्वेश्चन के अंदर आंसर कैसे लिखेंगे, तो मैं इधर ऊपर आंसर लिख लेता हूँ, आंसर। और आंसर के अंदर हमारे पास इधर आएगा, मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ, नेगेटिव्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो मैंने इधर हेडिंग दे दिया, ये हमारे पास है हेडिंग। तो नेगेटिव कैसे हमने फाइंड करना होगा, ये हमारे पास ए है, ए का नेगेटिव जो है वो होगा नेगेटिव ऑफ ए यानी -a। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज करता हूँ। ये +1 है, इसको -1 कर देता हूँ। 0 का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, और -1 को जो है वो +1 कर देता हूँ। +1 की जगह सिर्फ 1 भी लिखेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। तो b का नेगेटिव क्या होगा, b का नेगेटिव हमारे पास होगा -b यानी नेगेटिव ऑफ b। ये हम कैसे लिखते हैं, +3 को -3 करते हैं और -1 को +1 करते हैं। +1 लिखें या सिर्फ 1 लिखें एक ही मतलब है। ये 2 और ये 1 इन दोनों को भी माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ b। अब नेगेटिव ऑफ c हम कैसे लिखते हैं, तो -c मैंने लिख दिया। सारे जो हैं इधर सारे पॉजिटिव हैं, माइनस नहीं है इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो इनके सब के साथ मैं पॉजिटिव से नेगेटिव कर देता हूँ। -2 -6 -3 -2। और d का नेगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इधर मैं लिखता हूँ -d, और ये हमारे पास बराबर है, यहाँ क्या आएगा, -3 को +3 करते हैं, +2 को -2 करते हैं, और -4 को +4 करते हैं, और 5 को -5 करते हैं। यहाँ पर e हमारे पास -e हो जाएगा। तो ये वन को -1 करते हैं, -5 को 5 करते हैं, 2 को -2 और +3 को -3। ये हमारे पास आ गए सारे नेगेटिव्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर ही, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपने मार्कर से इधर ही क्वेश्चन नंबर 5 लिख देना है, और ये लिख देना है या नहीं लिखना ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इधर लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो इधर आप मार्कर से सॉल्यूशन लिखें, और नीचे जो भी ऑपरेशंस हैं वो आप कर सकते हो। तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले का ट्रांसपोज लेने के लिए मैं इधर क्या करता हूँ कि ए को मैं इधर मैं लिखता हूँ टेकिंग ट्रांसपोज। ये मैंने जब लिख दिया तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ए को ये ट्रांसपोज लिखता हूँ, और इसके ऊपर भी इस तरह 0 1 -2 इसके ऊपर मैं ट्रांसपोज लिख देता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक ही कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है ट्रांसपोज का मतलब, 0 1 -2। तो इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो मैं इधर लाइन लगा देता हूँ। बी का ट्रांसपोज लेने के लिए मैं फिर से आप लोग लिखें टेकिंग
ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करेंगे आप लोग, बी को बी ट्रांसपोज लिखेंगे और ये जो है ये हमारे पास चूँकि रो मैट्रिक्स है तो ये कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, 5 1 -6 और इसके ऊपर मैं इधर ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसे हो जाएगा, हमारे पास इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज इक्वल्स, ये सिंगल रो है तो ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, 5 1 और ये -6 आ गया। सेम प्रोसेस सी के लिए है, टेकिंग ट्रांसपोज लिख लें तो सी ट्रांसपोज हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा। बाकी सारे ये 2 स्टेप्स इसी तरह अपने करने हैं जिस तरह मैंने ये बी में कर दिए, तो ये सारी स्टेप्स इसी तरह हमने करने हैं। मैं इधर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अगर सी का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास सी ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, ये सेकंड रो है इसको 2 -1 मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। ये मेरे पास थर्ड रो है 3 0, इसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया 3 0। तो सेम प्रोसेस डी ई और एफ के लिए भी है। डी ट्रांसपोज मेरे पास आएगा डी ट्रांसपोज 2 3 0 5, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद ये कैसे आएगा, रो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम्स रोज में। फर्स्ट रो 2 3 इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो 0 5 इसको मैंने 0 5 इस तरह से सेकंड कॉलम बना दिया। सेम प्रोसेस टेकिंग ट्रांसपोज ये ई के लिए है, ई ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, ई ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 और 3 इस तरह हॉरिजॉन्टल है, 2 और 3 को वर्टिकल कर दें, -4 5 हॉरिजॉन्टल हैं इनको भी वर्टिकली लिख लें और एफ़ ट्रांसपोज भी ऐसे ही आएगा, एफ़ ट्रांसपोज टेकिंग ट्रांसपोज तो ये भी आएगा 1 और 2 है ये हॉरिजॉन्टल हैं इनको वर्टिकल करते हैं, या आप कैसे भी कर सकते हैं 1 और 3 इधर वर्टिकल हैं इसको हॉरिजॉन्टल करें 1 और 3, 2 और 4 वर्टिकल है इसको भी हॉरिजॉन्टल कर दें 2 4, सेकंड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया। तो मैं इधर इसके अंदर लाइंस लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो ये लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो ये है एक और लाइन, ये आ गई इसके अंदर एक और लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछ रहे हैं कि वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी। तो अगर ए 1 2 0 1 और बी 1 1 2 0 के बराबर है, बी मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो मैं पहले क्या करता हूँ इधर सोल्यूशन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ फॉर ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि ए जो है वो ऑलरेडी हमारे पास जो है दिया गया है, जो कि है गिवन है, इधर आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास गिवन है। तो गिवन कैसा है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 0 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले हम कहते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिखते हैं। और ये ट्रांसपोज ख़त्म करने के लिए हम रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। अच्छा, तो ये चेंज करने के बाद किस तरह आएगा, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 1 और 2 इस तरह ऊपर नीचे आएगा, 0 1 इस तरह आएगा 0 1। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज अगेन, मैं इधर लिखता हूँ
टेकिंग ट्रांसपोज अगेन। तो मैंने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। जब मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँगा तो ये ए ट्रांसपोज है, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और इसमें क्या होगा कि हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको दोबारा से ये जो ट्रांसपोज हमने लिया है इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये 1 और 2 दोबारा से कॉलम रो में चेंज हो जाएगा या रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। 1 0 चूँकि रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये रो है ये इधर कॉलम बन जाएगा। अगर हम देख लें तो डबल ट्रांसपोज का जो आंसर आ गया है और पहले से जो दिया गया है ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं, इधर हम फिर नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो आप इधर लिख सकते हैं कि सो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। आप इधर लिख लें हेंस प्रूव्ड। तो सेम मैं बी के लिए प्रोसेस करता हूँ। बी को प्रूव करने के लिए पहले मेरे पास बी इधर गिवन है, बी इज़ इक्वल टू, बी क्या है, तो बी मेरे पास है 1 1 2 0। मैं इधर लिख लेता हूँ टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने लिख लिया, तो मैं इधर क्या लिखता हूँ कि बी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होगा किस चीज़ के, 1 1 2 0 2 0। इसका मैं इधर ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो बी ट्रांसपोज इधर लिखता हूँ और ट्रांसपोज लेने के बाद ये टी ख़त्म हो जाएगा और क्या आएगा, रोज़ और कॉलम्स आपस में चेंज हो जाएंगे। 1 1 साइड बाय साइड हैं ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, 2 और 0 साइड बाय साइड हैं ये भी ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब अगर हम ट्रांसपोज अगेन करते हैं, टेक ट्रांसपोज अगेन, टेक ट्रांसपोज अगेन के बाद क्या आएगा कि इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे। तो बी ट्रांसपोज है, इसको दोबारा ट्रांसपोज इसके ऊपर लिखेंगे और इसका जो आंसर है इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे। 1 2 1 0 इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, तो ये टी ख़त्म हो जाएगा। 1 2 1 और 2 इस तरह लिखे हैं, ये 1 और 2 इस तरह हो जाएंगे, 1 0 1 0 हो जाएगा, 1 0। तो ये डबल ट्रांसपोज का आंसर है। तो इधर हमने देख लिया कि 1 1 2 0 इधर भी है डबल ट्रांसपोज के अंदर और ओरिजिनल जो दिया गया है 1 1 2 0 इधर भी है। तो हम दोबारा लिख सकते हैं सो बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल्स बी, हेंस प्रूव्ड।